स्टूडेंट्स हमारे साथ सौमन्यु ढींगरा है। सौमन्यु ढींगरा का इस बार स्कोर है 696, रैंक है 101, 696 रैंक है 101। और जैसा आपको इनकी शक्ल से लग रहा है महा पढ़ने वाला है, इनके बोर्ड एग्जाम में 97.2% है। तो इनसे इनकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी। आपकी जो कोचिंग थी सौमन्यु, दोनों साल ऑनलाइन थी या बीच में क्लासरूम भी हुआ? सर मेजरली क्लासेस तो ऑनलाइन ही थी, पर एंड के 3-4 महीने में काफी टेस्ट हमने ऑफलाइन दिए थे ताकि ऑफलाइन के अच्छे से फील्ड डेवलप हो। यार मुझे एक चीज बताओ सौमन्यु की, आपकी यदि सारे टाइम ऑनलाइन थी तो आपको लगता है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। अगर आप खुद फोकस्ड हो तो ऑनलाइन से ऑफलाइन से कहीं से भी सिलेक्शन इजीली पॉसिबल है। बस हाँ, आपको राइट टाइम पे सब चीजें करनी है और टीचर्स की सारी बातें सुननी है तो सिलेक्शन पॉसिबल। तो आप ये कह रहे हो फोकस हो तो फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम है ऑनलाइन है, यस और फोकस नहीं हो तो क्लासरूम से भी नहीं होगा, यस। है ना? ठीक है, समझ गया। तो मैं इस वाले इंटरव्यू में सौमन्यु क्या करना चाहता हूँ, कुछ आपसे है ना कुछ समझना चाहता हूँ कि इंसान 10वीं से 11वीं में आते हैं। सम स्टूडेंट्स विल एंड अप एट 696, सम स्टूडेंट्स विल एंड अप एट 200, है ना? दोनों चीजें होंगी। सब लोग 10वीं से 11वीं में आए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनका आपके जैसा जीपीए होगा 10th में, वो 300 नंबर भी नहीं पहुंचे होंगे, और कुछ लोग 696 पहुंच गए होंगे, राइट? यस सर। तो इस चीज को बताइए, 10वीं से 11वीं में आया तो झटका लगा? डिफिकल्टी यस लेवल सर, बहुत बहुत ज्यादा लगा? ज्यादा फर्क होता है 10वीं और 11वीं में। किस चीज मतलब में झटका लगा? बिल्कुल कोई फिजिक्स? लेवल का बहुत ज्यादा लेवल का डिफरेंस आ जाता है और अप्रोच में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो किस चीज में झटका लगा ज्यादा? फिजिक्स में लगा, केमिस्ट्री में लगा, बायो में लगा? मेजरली तो फिजिक्स में लगा था, क्योंकि 10वीं में हमें स्कूल की जो टीचर होती थी वो नोटबुक में लिखवा देती थी, वही हम याद कर लेते थे और वही पेपर में आ जाता था। और 11वीं में तो जो पढ़ाते थे ऐसा लगता था पेपर में कि हम क्या ही पढ़कर आए हैं और क्या ही हो रहा है यहाँ पर। क्या? तो मेजरली तो यही बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि 10वीं में आपके पास 2-3 फॉर्मूला होते हैं, आप फॉर्मूला याद करो और पेपर खत्म हो जाएगा। और पर 2 दिन फिजिक्स पहले में भी आपके पढ़ाई पास। करोगे? यस सर। समझो, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पे 11th पे 2 दिन पहले पढ़ोगे तो 45% आ जाएगा। यस सर। सिलेबस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको फिजिक्स में तकलीफ हुई तो कब जाके फिजिक्स में कंफर्ट आया? सर जब मैंने धीरे धीरे ये समझा कि हर चीज की फिजिक्स में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसका क्या ये मतलब नहीं है? कि मतलब कि आपको हर चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए और हर कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए, इतना अच्छे से होना चाहिए कि आप बोर्ड पे बैठ के किसी और को भी समझा दो। तब इसका मतलब आपको बताओ, फिजिक्स में क्लैरिटी आने लगेगी। इसका मतलब बताओ। नहीं नहीं यार, आप है ना, देखो क्या है। अब आपका स्कोर है 696। आप कह रहे हो यस। कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप किसी को बताओगे तो आप उसे समझा सकते हो। तो ये वाली चीज समझाओ, कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, कि कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल लेके बताओ। सर मान लो अगर हम सेंटर ऑफ मास टॉपिक लेकर चलें, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का मतलब पता होना चाहिए और उसके फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं ये पता होना चाहिए। और बेसिकली तो हमको एक एक चीज का आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। ये नहीं है कि हम सेंटर ऑफ मास के 3-4 फॉर्मूला होते हैं वो रट के आ जाएं और एग्जाम में कर दें। उसकी हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप नीट या जेई एडवांस्ड के भी क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर पाओगे। तो सेंटर ऑफ मास के जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे शुरू में, तो अजीब वो लगता है ना, दिल में धक धक होती है कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा यस सर। गंदा सा है। तो आप कैसे हैंडल करते थे उस एंग्जाइटी को? सर मान लो अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहा तो उस टॉपिक के ऊपर वापस जाओ, उसके नोट्स मैंने वापस पढ़े, नोट से भी अगर नहीं समझ आया तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा या उस टॉपिक की वीडियो देखी कोई, तो उससे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आती थी। और ऐसे अगर आगे 3-4 क्वेश्चन होते थे फिर वो आराम से निकल जाते थे, क्योंकि मुझे पता होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो आपको कंफर्ट कितने, 4-5 महीने, 6-7 महीने, कितने टाइम में आया 10th से यस 11th सर, में आने के बाद? मतलब 5-6 महीने तो लग ही गए थे पूरा अच्छे से क्लैरिटी बनने में।
और 11th के एंड तक मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा था? सर 11th के एंड के मॉक टेस्ट में मेरे कुछ कुछ पेपर्स में 650 के अराउंड आ रहे थे, नहीं तो मेजरली 600 to 650 आने लग गए। ठीक है, तो ये 696 टाइप के स्कोर कब आना चालू हुए थे आपके मॉक टेस्ट के अंदर? सर ये स्कोर्स तो मेरे आज तक कभी भी नहीं आए थे, मेरे कभी भी 700 से ऊपर नहीं आए, या 680 670 के आसपास आए आए थे, वो भी 12th में आए थे एंड में। पर 696 तो मेरा हाईएस्ट स्कोर है आज तक, और वैसे मेरा कभी नहीं आया अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप खुद भी सरप्राइज थे कि वाह, ऊपर वाले यस तूने सर। क्या चीज बनाई है, सिर्फ एक ही बार आया और वो भी 696 आया। यस सर। तो घर के आसपास खूब ढोल बज रहे हैं दिल्ली में, लड़के के 696 आए हैं। यस सर। बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक है। तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किए, तो क्या अच्छा लगा हमारे प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रैक्टिस वगैरह का तो बहुत सामान होगा, तो व्हाई डिड यू ज्वाइन, और क्या अच्छा लगा? सर सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे को एनसीईआरटी क्वेश्चंस वाला फिल्टर अच्छा लगा, कि कोई भी हम नो बकवास टाइप प्लेटफॉर्म है, और हम डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। और दूसरी चीज तो मेरे को ये अच्छी लगी कि उसमें हम फिल्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको कोई सब टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप उसी के पर्टिकुलरली 10-15 क्वेश्चंस निकाल सकते हो, और उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी आप लेवल एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्ट कर सकते हो कि इन एनसीईआरटी चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी चाहिए। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। और वैसे भी लैपटॉप पे या घर पे भी बैठे बैठे ये एक टाइम पास जैसा हो गया था, कि फोन पे बैठे बैठे एमसीक्यू लगा रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे तो एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो ये एक हैबिट सी बन जाती है, और ये काफी अच्छी हैबिट हो जाती है। आपने फ्लैश कार्ड वगैरह भी प्रैक्टिस किए? बायो रिवाइज करने के लिए फ्लैश कार्ड के लिए टाइम नहीं मिला? फ्लैश कार्ड मैंने कब थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए थे 11th में, पर मेरे को बाद में लगने लगा कि एनसीईआरटी पढ़नी ही ज्यादा अच्छी चीज है, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे होता रहेगा। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन, कौन सा कॉलेज? मौलाना आजाद। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सौमन्यु, दिस इज फैंटास्टिक। आप कुछ स्टूडेंट्स को फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे, दो चीजें विच आर इन योर माइंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू क्रैक एन एग्जाम लाइक नीट? सबसे पहले तो एनसीईआरटी एक की कोड है नीट को क्रैक करने का। अगर आपके एनसीईआरटी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो नीट, बोर्ड, सीयूईटी ये सब अपने आप ही क्रैक होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और दूसरा ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि आपको दिन में 10-12 घंटे पढ़ना है, आपको 2 साल में रोज 4 घंटे पढ़ना है, 4-5 घंटे पढ़ना है, और कोई प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप रोज 5 घंटे पढ़ोगे, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे, तो आपके लिए पेपर क्लियर करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ पर 4-5 घंटे में आप कोचिंग का टाइम भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? नो सर। 4-5 घंटे में कोचिंग का टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आपके जैसे आप आकाश में जाते थे यहाँ पे, तो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती होंगी, हर रोज 3 घंटा, इस तरह से 9 to 10 आवर्स अ वीक। नहीं सर, मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो सैटरडे संडे 8 बजे से 4 बजे तक होती। ठीक है, 8 से 4 का मतलब भी बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता होगा, तो 8 से यस 4 का सर। मतलब गया 4 और 4 8, 7 आवर्स, 14 आवर्स अ वीक, यस सर। है ना? तो आप ये कह रहे हो उन 14 आवर्स के अलावा डेली का 4 घंटा पढ़ना है। यस सर। फेयर इनफ। पर एक चीज क्लियर है, बहुत सारे लोग ये फंडे देते हैं ना, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो वो सब बकवास है। यस हमें सर। इसमें टाइम भी लगाना है, क्योंकि एक बार यस में सर। चीज समझ में नहीं आती, तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस सर, वो टाइम हमको देख कर ही नहीं चलना होता, हमको ये देखना है कि जो हमने टॉपिक सोचे थे वो कवर अप होने चाहिए, चाहे 4 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, पर वो टॉपिक्स कवर अप होने चाहिए। एक बार आप वो टॉपिक्स अपने नोटबुक के पीछे या अपने किसी बोर्ड पे लिख दोगे, और उसे कवर, और तो वो आपके सामने हमेशा दिखते रहेंगे, तो आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि कितना टाइम जा रहा है और आप थक रहे हो या कुछ हो रहा है। जब तक वो खुद ही आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, और
टाइम एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाएगा उस केस में। ठीक है, समन्यु कैसा लग रहा है, मुक्ति मिल गई है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने से कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा, और जो 2 साल में मेहनत करी थी अब उसके बाद काफी अच्छा ब्रेक सा मिल रहा है। चलिए समन्यु, फैंटास्टिक। 696 AIR 101 स्टूडेंट्स आपके सामने है। समन्यु डिग्ना, वीडियो को वापस देखिए, खासकर वो वाले स्टूडेंट जो बोर्ड और नीट की तैयारी साथ में मैनेज करने की कोशिश करें। थैंक यू समन्यु। थैंक यू सर।